प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज है 13 दिसंबर और टेस्ट क्रमांक 12 का आज आयोजन किया जा रहा है। और आज का ये टेस्ट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज पाश्चात्य काव्य शास्त्र को आज प्रारंभ कर रहे हैं। लगभग 3 से 3.5 इकाइयाँ अपनी पूर्ण हो चुकी है और अब ये लगभग ये जो अपना टेस्ट का क्रम है वो अंतिम सोपान की ओर ही प्रशस्त है। साथियों, आज की विशेष सामग्री आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्लेटो एवं अरस्तु के सिद्धांतों के साथ जो विन्यास है उससे प्रश्नोत्तरी रहेगी। आप सभी को शुभकामनाएं। साथियों, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित ये जो प्रश्न पत्र है उसका आयोजन आपके समक्ष किया गया है। आप साथियों, ये जो प्रवृत्ति मूलक जो प्रश्नों का जो आधिक्य है वो विगत भर्ती की परीक्षा के प्रश्न पत्रों में भी आधिक्य के स्वरूप देखा गया था। इसीलिए आप इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से रट लें, समझ लें। अब जो ये प्रश्न पत्री है, जो प्रश्नों की उत्तर माला वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 1 है साथियों, प्लेटो ने वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के मध्य संबंधों की व्याख्या किस पुस्तक में की है। वस्तुतः ये तीनों चारों जो पुस्तक है वो प्लेटो से संबंधित है, किंतु साथियों इस प्रकार का जो चित्रण है वो बहुत आयात में रिपब्लिक पुस्तक के माध्यम से प्लेटो प्रस्तुत करते हैं। और प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक जगत है वही सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि उसका जो निर्माता है, वो जो निर्माण करता है वो ईश्वर है, और इसकी जो अनुकृति है वो वस्तु जगत है। और वस्तु जगत एक छाया मात्र है और ये दृश्यमान जगत है। और जब प्रत्यय जगत से वस्तु जगत, यहाँ हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्रत्यय जगत, और प्रत्यय जगत की जो अनुकृति है वो है साथियों वस्तु जगत। पूरा नहीं लिख रहा हूं। और वस्तु जगत की जो छाया प्रति है वो है कला जगत। अब इसके जो निर्माता है वो ईश्वर है और ये छाया मात्र है। ये छाया मात्र बताया है प्लेटो ने। और अब ये कला जगत है। अब ये जो प्रत्यय जगत है इसका अनुकरण होता है वस्तु जगत में। अनु ही लिख रहा हूं, अनुकरण आज से समझे आप। इसका अनुकरण वस्तु जगत और वस्तु जगत का अनुकरण है कला जगत। इस प्रकार प्रत्यय जगत से जब वो वस्तु जगत तक अनुकरण होता है तो आधा सत्य रह जाता है, और वस्तु जगत से कला जगत आते आते फिर आधे का आधा रह जाता है। इस दृष्टिकोण से जो सत्य है वो सत्य 1/4 रह जाता है, और जो असत्य है वो 3/4 रह जाता है। अब साथियों, जो सत्य है वो 3 गुना दूर है, और कुछ पुस्तकों में 2 गुना दूर भी लिखा गया है। तो आप इन दोनों तीनों जो पहलू को आप भली भांति समझे साथियों। और ये जो चित्रण है ये रिपब्लिक के माध्यम से है। द स्टेटमैन, द लॉज और यौन भी इसी की पुस्तकें हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ये प्रवृत्ति मूलक पुस्तक है, प्रवृत्ति मूलक प्रश्न है साथियों।
अब ये कौन सा असंगत है? प्लेटो केवल बौद्धिक आनंद को स्वीकार करते हैं, ये भी सत्य है। प्लेटो को इंद्रिय आनंद है वो स्वीकार नहीं था, ये भी सत्य है। काव्यजन्य आनंद जिसका संबंध इंद्रियों से है उसे मान्य नहीं, ये भी सत्य है। प्लेटो ने विशुद्ध काव्य शास्त्री के आधार पर अपने विचार रखे थे, तो ये कोई विशुद्ध काव्य शास्त्री नहीं थे, ये दार्शनिक थे। और ये राजनीतिक में सुचितापूर्ण तरीके से जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, चाहे आदर्शात्मक दृष्टिकोण है या नैतिकतावादी दृष्टिकोण है, इस प्रकार की का जो दृष्टिकोण है वो प्लेटो का है। और ये दार्शनिक है, ये अपने विशुद्ध काव्य शास्त्री नहीं है, तो आप ध्यान दें। विकल्प 4 असंगत निकलता है। प्रश्न 3 है साथियों, प्लेटो के सिद्धांत के अनुसार सही है। अब ये एक प्रश्न भिन्न प्रकार सही कथन का अपने को चयन करना है। आपके समक्ष 4 प्रकार के जो विशेषताएं वो प्रकट है। प्लेटो है वो सामान्य या विश्वजनीन सत्य को सत्य मानते हैं। दूसरा, उसकी दृष्टि में जो विशिष्ट सत्य है वो विश्वजनीन सत्य की छाया मात्र नहीं है। विकल्प 3, विशिष्ट सत्य को ही सत्य माना है। विकल्प 4, विश्वजनीन सत्य विशिष्ट सत्य की छाया मात्र है। तो यहाँ विकल्प 1 सही है साथियों। जो प्लेटो है वो सामान्य विश्वजनीन सत्य को ही सत्य मानते हैं। अब विकल्प 2 देखिए, जो विशिष्ट सत्य है साथियों, ये विश्वजनीन सत्य है उसकी छाया मात्र है, इसको ध्यान रखें आप। वस्तुतः जो विशिष्ट सत्य है वो विश्वजनीन या सामान्य सत्य की छाया मात्र है। तीसरा साथियों कि विशिष्ट सत्य ही सत्य है, तो विशिष्ट सत्य सत्य नहीं होकर जो सामान्य और विश्वजनीन सत्य है वो ही सत्य है। और विकल्प 4 है, विश्वजनीन सत्य विशिष्ट सत्य की छाया मात्र है, तो ये इसको आप विकल्प को थोड़ा उलट दीजिए, अर्थात जो विशिष्ट सत्य है वो विश्वजनीन सत्य की छाया मात्र है। तो 2 प्रकार के सत्य की कल्पना करते हैं प्लेटो। एक ही पंक्ति में संपूर्ण रूप से मैं व्याख्यायित करता हूँ। जो सामान्य सत्य है वही सत्य है, और जो विशिष्ट सत्य है वो सामान्य सत्य की छाया मात्र है। ये आप एक पंक्ति को ध्यान दें। जो सामान्य विश्वजनीन सत्य है वही सत्य है, और जो विशिष्ट सत्य है वो इस सत्य की छाया मात्र है। प्रश्न संख्या 4 साथियों, प्लेटो के संदर्भ में असत्य कथन है कविता अज्ञान से उत्पन्न होती है। साथियों इसी प्रकार के भाव है वो प्लेटो रखते हैं। दूसरा है साथियों, काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। काव्य भाव और तर्क को उत्पन्न करता है, तो ये आप ध्यान दें विद्यार्थी, ये तर्क को उत्पन्न नहीं करते, केवल भाव को उत्पन्न करता है। इस प्रकार का जो विचार है वो प्लेटो रखते हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है, ये भी सत्य है। तो काव्य है, काव्य से केवल भाव जागृत होते हैं, और भाव जागृत होने से जो एक व्यक्ति कवि है वो कवि अज्ञानी है और अज्ञान का प्रसारक है। जो किसी व्यक्ति के भीतर एक सामाजिक असर दे, उसके मन के भीतर जो क्षुद्र मानवीय भाव रहते हैं, जो कल्पना पर आधारित रहते हैं, उस प्रकार के जो वासनाजन्य भाव उसको एक कवि जागृत कर देता है। और ये जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके लिए एक अनाचार एवं दुर्बलता का पोषक माना है प्लेटो ने। तो इस दृष्टिकोण से व्यक्ति के जो वासना में भाव जागृत करता है, इस दृष्टिकोण से ये समाज के लिए कविता और कवि दोनों अनुपयोगी है, इस प्रकार का भाव रखते हैं प्लेटो। इसीलिए प्लेटो ने कहा है कि कविता केवल भाव को जागृत करती है, तर्क को नहीं। प्रश्न संख्या 4 है विद्यार्थियों, प्लेटो की पुस्तक है तो फेबुलस, योन, नोमाई, ये सभी प्रकार की रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉज, सिंपोसियन, फेड्रस, फेबुलस, ये सभी प्रकार की पुस्तकें हैं प्लेटो की रचित। आप ध्यान रखिए, इस प्रकार की तथ्यात्मक प्रश्न है। अनुकरण सर्जना का अभाव नहीं, अपितु पुनर्सर्जना है। ये वस्तुतः इस प्रकार के जो शब्द है ये अरस्तु के है, किंतु इस प्रकार की जो शब्दावली है वो मरे की है। मरे और ब्रोचर और अवरकाम्बी, इस प्रकार के जो विद्वान है, इन्होंने अनुकरण सिद्धांत को व्याख्यायित करते समय इस प्रकार की परिभाषा दी है। उनको आप भली भांति स्पष्ट रूप से याद कर ले साथियों, स्मरण कर ले कि अनुकरण का आशय है वो सर्जना का अभाव नहीं, अपितु पुनर्सर्जना है। जो ब्रूचर है वो क्या कहते हैं कि मूल वस्तु का पुनराख्यान, सादृश्य विधान द्वारा मूल वस्तु का जो पुनराख्यान है वो ये अनुकरण है। इस प्रकार के जो भाव है ये भाव ब्रूचर महोदय रखते हैं, आप ध्यान दें। प्रश्न संख्या साथियों 7 है, अनुकरण के संदर्भ में अरस्तु की जो मूल उदाहरण है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो विकल्प 1 कला प्रकृति की अनुकृति, ये भी सही। इतिहासकार का संबंध जो घटित होता है उससे है, जो कि कवि का संबंध जो घटित हो चुका उससे रहता है, ये भी सही है। कविता सर्जना की नकल है, नकल तो है किंतु सृजनात्मक रूप से जो कवि अपने मन के भीतर से अपने मनोभावों से जो लिखता है उसके आधार पर है, ये सर्जना की नकल है। और विकल्प 2 है, अनुकृत वस्तु से प्राप्त आनंद भी कब
आनंद भी कर्म सार्वभौम होता है, तो कम सार्वभौम नहीं होता। आप ध्यान रखिए विद्यार्थियों, कहने का आशय है जो अनुकृत वस्तु है उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो सार्वभौम होता है, कम सार्वभौम इस प्रकार नहीं का यहाँ शब्द उपयोग होना चाहिए था कि प्राप्त आनंद भी कम, ये इसको यहाँ रखिए साथियों, कम सार्वभौम नहीं होता है। अब ये नहीं और कम का दृष्टिकोण देखिए तो अनुकृत वस्तु से प्राप्त आनंद भी सार्वभौम होता है, ये दोनों शब्दों को हटा दे तो सार्वभौम लिख दो, या यदि कम को प्रयुक्त किया जाए तो सार्वभौम के उपरांत नहीं का उपयोग होना चाहिए। आप ध्यान रखें इस प्रकार की चीजों से। डॉक्टर नगेंद्र अरस्तु के संदर्भ में अनुकरण सिद्धांत को क्या मानते हैं? अभावात्मक मानते हैं, और कि जो परम सिद्धि है वो त्रासदी से मानते हैं, इसको त्रास से इसको जोड़ते हैं, और ये अभावात्मक मानते हैं। आप इस प्रकार के विषयों को ध्यान रखिए। अनुकरण के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, ये वस्तु पर भाव तत्व पर अधिक बल देता है, ये भी ठीक है। ये सिद्धांत भाव परक के साथ में आंतरिकता पर बल देता है। गीति काव्य की वैयक्तिकता भावात्मक हार्दिकता आदि होती है, उसके संदर्भ में ये जो सिद्धांत है ये असफल है। अनुकरण सिद्धांत क्रोची की सहजानुकूल सिद्धांत में मेल नहीं खाता, ये भी सत्य है विद्यार्थी। ये जो विकल्प 2 है, ये सिद्धांत भाव वस्तु परक भाव तत्व पर अधिक बल देता है, साथ ही आंतरिकता पर उतना बल नहीं दे पाता। आप ध्यान रखिए ये अलग विशेषता है। तो ये एक विशेषता है कि ये सिद्धांत वस्तु परक भाव तत्व पर बल देता है, ये सही है। और ये सिद्धांत आंतरिकता पर बल कम देता है या नहीं देता है, ये सही है। इस प्रकार का ये होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ों पर समान रूप से ध्यान नहीं दे पाता है। तो विकल्प 2 है वो इसकी जो आलोचनात्मक कथन है, ये इसकी जो कमियां हैं उसके संदर्भ में इस प्रकार का प्रश्न बना है। तो की पुस्तकें हैं तो काव्य शास्त्र था, पॉलिटिक्स और भाषण शास्त्र था, रेट्रिक्स, इस प्रकार का जो 1 और 2 विकल्प, सौंदर्य शास्त्र नहीं है, परिप्सिस नहीं है, तो विकल्प 1 और 2 अर्थात विकल्प सही समूह है। विकल्प 2 अर्थात पुस्तकीय काव्य शास्त्र और भाषण शास्त्र सही है। सरोहा गांव में कौन कौन प्रत्याशी है विद्यार्थियों? पूर्व जो मुख्यमंत्री सुकुल बाबू, और जो अभी वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें लखन बाबू, ये प्रत्याशी है। तो विकल्प 1 है यहाँ सही निकलता है। दत्ता बाबू किस समाचार पत्र के संपादक है? तो आप ध्यान दें ये मसाल है, ये मसाल पत्रिका है, और ये साप्ताहिक रूप से ये पत्रिका प्रकाशित होती है। ये भी आप ध्यान दें कि साप्ताहिक है, दैनिक है, त्रैमासिक है, मासिक है, इस प्रकार के प्रश्न भी संभव है। इस प्रकार के प्रश्नों का भी संभाव्य रहता है। तो आप विकल्प 2 को सही कहें। महेश शर्मा के शोध का विषय, एक जो शोधकर्ता PhD छात्र है वो जो सरोहा गांव के वहाँ आता है, और वहाँ पर जो शोधकारी है, शोध का विषय है क्लास स्ट्रगल एवं कास्ट स्ट्रगल क्या होता है, इस पर इसका शोध का विषय है। तो इसको आप ध्यान दें, विकल्प 1 सही करें। महाभोज उपन्यास में सत्ताधारी पार्टी है, और सत्ताधारी पार्टी के जो अध्यक्ष है वो है सदाशिव अत्रे। आप इसको भी ध्यान दें, सदाशिव अत्रे सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। रुक्मा के संदर्भ में सही नहीं है, ये सरोहा गांव की रहने वाली, ये भी सही है। ये बिंदा की पत्नी, ये भी सही है। ये मातृना अर्थात इसके माँ नहीं, ये भी सही है। और ये पिता की दूसरी पुत्री न होकर एकल पुत्री या इकलौती पुत्री है। विद्यार्थी ये ध्यान दे, एकल पुत्री है, इकलौती पुत्री है। जी हाँ साथियों, ये एकल पुत्री है, इसके एक ही बेटी है। जो प्रतिनिधि है सरोहा गांव में विधानसभा जो चुनाव है वो एक दिलचस्प हो गया, क्योंकि पूर्व में जो 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो शुक्ल बाबू इस निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 10 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं शुक्ल बाबू। और राजनीति की कीचड़ में कौन कमल की फूल की तरह है? तो आप ध्यान दें, जो त्रिलोचन बाबू है वो फूल की तरह है। और 3 पात्र है विद्यार्थियों जो इस पूरे जो महाभोज उपन्यास में एक विशिष्ट भूमिका रखते हैं, सकारात्मक पात्र है, या एक प्रकार से एक फूल के भांति मान सकते हैं। त्रिलोचन बाबू है, सक्सेना है और बिंदा, ये जो 3 पात्र है ये विशेष रूप से चिन्हित रहे हैं विद्यार्थी। ये सकारात्मक, बाकी सभी नकारात्मक और कीचड़ के रूप में, या बहुत ही बुरी राजनीति या निकृष्ट राजनीति के द्योतक है अन्य सभी पात्र। प्रश्न संख्या 18 विद्यार्थियों, जब घर में आग लगी हो तो अपने अंतर जगत तक बने रहना या उसी का प्रकाशन करना या खुद को अप्रासंगिक, हास्यास्पद या किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता, ये कवि या लेखिका के विचार है। और लेखिका जो मन्नू भंडारी उसके स्वयं ने प्रस्तावना में इस प्रकार के विचार रखे और काफी महत्वपूर्ण है साथियों। तो विकल्प 3 सही है। महाभोज उपन्यास की किस पात्र पर ज्योतिष पर अधिक विश्वास है? तो ये शुक्ल बाबू है, ये ज्योतिष पर बहुत अधिक विश्वास रखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 20 है साथियों, मेरे लिए राजनीति धर्म से कम नहीं है, इस राह पर चलना है तो
गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा में अपना कर्तव्य किए जाओ, फल पर किसी प्रकार की दृष्टि मत रखो। विद्यार्थी ये एक प्रकार से है ना, और ये एक प्रकार से मुंह पर तो राम है और बगल में छुरी, अर्थात एक पेट में वो विष भरा हुआ, इस प्रकार के विचार है। ये दोहरा चरित्र ये दार साहब का प्रस्तुत होता है, जो मुख्यमंत्री है, और ये जो प्रत्याशी है लखन, उससे इस प्रकार के विचार रखते हैं। तो आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो आपकी सम्मुख प्रस्तुति है साथियों। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको निश्चित रूप से जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें इस प्रकार के प्रश्नों से श्रेष्ठ तरीके से आप लाभ प्राप्त करेंगे। साथियों, अपने ऐप का निर्माण हो चुका है और अपने ऐप का नाम है मानस पाठशाला, और वो गूगल ड्राइव के माध्यम से प्रकट हो चुका है। आप गूगल ड्राइव, जी साथियों क्षमा करें, आप प्ले स्टोर के माध्यम से मानस पाठशाला लिख के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और विस्तृत जो रूपरेखा है, इस पर किस प्रकार टेस्ट का आयोजन किया जाएगा आगामी, उसके संदर्भ में अतिशीघ्र रूपरेखा प्रस्तुत कर दी जाएगी साथियों। तो आप अभी इस ऐप को डाउनलोड करके रख सकते हैं, मानस पाठशाला। जी हाँ साथियों, अपने ऐप का नाम है मानस पाठशाला। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।